मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में सीएम धामी ने सुनी जन समस्याएं, कई लोगों से की मुलाकात, सभी समस्याओं के निस्तारण के दिए निर्देश। सीएम धामी की सभी विधायकों से अपील, क्षेत्र की 10 समस्याएं लेकर आए, सरकार हर महत्वपूर्ण समस्या का करेगी समाधान। उत्तराखंड में धूमधाम से मनाया गया करवा चौथ, सीएम धामी ने दी करवा चौथ की बधाई, पूरे प्रदेशवासियों को दी बधाई, कहा सभी की मनोकामनाएं हो करवा चौथ पर पूरी। चंपावत में समाज कल्याण विभाग ने किया दिव्यांग शिविर का आयोजन, दिव्यांगों के लिए बनाए गए निःशुल्क यूडीआईडी कार्ड, कृत्रिम अंगों का भी लिया गया माप। और दीवाल ब्लॉक में पिंकी के हत्या के आरोपी 1 साल के बाद भी फरार, क्षेत्रवासियों ने देवाल मुख्यालय में निकाला जुलूस, आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की उठाई मांग। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जो कि देहरादून से मिल रही है। उत्तराखंड के 4 दिवसीय दौरे पर रहेंगे कैलाश विजयवर्गीय। आज उत्तराखंड आएंगे कैलाश विजयवर्गीय। तो सीएम, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर मंत्री, विधायक और सांसदों से चर्चा करेंगे। 4 दिवसीय दौरे पर संगठन की नब्ज भी टटोलेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव की दृष्टि से संगठन के पदाधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे। आज कैलाश विजयवर्गीय हल्द्वानी पहुंचेंगे और 15 अक्टूबर की यदि हम बात करें तो हरिद्वार में उनका रात्रि विश्राम होगा और 16 अक्टूबर को वे राजधानी देहरादून पहुंचेंगे। तो एक अहम दौरा होगा और संगठन की महत्वपूर्ण बैठकों के लिहाज से भी ये दौरा अहम बताया जा रहा है। 4 दिवसीय दौरे पर रहेंगे कैलाश विजयवर्गीय। आज वे उत्तराखंड आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। सीएम धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम मंत्री, विधायकों से भी उनकी चर्चा होगी। और ये जो 4 दिवसीय दौरा है, इस दौरान इस संगठन की नब्ज भी टटोलेंगे, यानी संगठन में क्या कुछ चल रहा है और साथ ही साथ उत्तराखंड को लेकर वो चर्चा करेंगे। और चलिए इस खबर पर सीधा रुख करते हैं। हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैलाश, आपसे जानना चाहूंगा क्या कुछ अहम होने वाला है इस दौरे में? देखिए, कैलाश विजयवर्गीय हैं, उनका दौरा है उत्तराखंड का, 4 दिवसीय दौरा है। और चूंकि राष्ट्रीय महामंत्री हैं तो एक बहुत अहम दौरा इसको माना जा रहा है, क्योंकि उनकी जो मुलाकात है वो यहाँ के संगठन के जो उच्च स्तरीय जो नेता हैं उनसे होगी। साथ ही मुख्यमंत्री से भी उनकी मुलाकात होने जा रही है और गढ़वाल और कुमाऊं दोनों ही मंडलों में उनका ये दौरा है। तो जाहिर तौर पर इसको महत्वपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि अब जो पहला टारगेट हरिद्वार निकाय चुनाव था। अब जो टारगेट है वो निकाय चुनाव होने हैं प्रदेश में 2023 में और 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। और समय समय पर जो कैलाश विजयवर्गीय हैं वो उत्तराखंड आते रहते हैं और निसंदेह जब भी वो उत्तराखंड आते हैं तो कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण उनका दौरा रहता है, क्योंकि इस वक्त जो उनकी अहम बैठक अलग अलग जगहों पर होगी, जहां पर वो सरकार द्वारा जो कार्य जो क्रियान्वित हो रहे हैं धरातल पर, वो हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, उनकी जानकारी लोगों तक संगठन के लोग पहुंचा रहे हैं या नहीं, इसकी वो नब्ज टटोलेंगे। उसके अलावा यहाँ पर अमूमन देखा जाता है, चाहे वो कोई भी प्रदेश हो, कोई भी पार्टी हो, हमेशा हर जगह यहाँ पर गुटबाजी देखी जाती है। तो कोशिश उनकी ये भी रहेगी कि इस वक्त नब्ज टटोलेंगे वो पक्ष और विपक्ष और साथ ही गुटों की, जो गुट इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, जो भले ही आगे नहीं है लेकिन पीछे से कहीं ना कहीं गुटबाजी साफ तौर पर देखी जा रही है। तो उनकी कोशिश यही रहेगी कि सभी को एकजुट होकर पार्टी को मजबूत एक बार फिर से यहाँ पर करेंगे। और कोई अगर नाराजगी अगर किसी पर होती है, हालांकि नाराजगी की ऐसी कोई खबरें अभी तक नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी अगर ऐसी कोई बात उनके जहन तक अगर आती है तो उसको वो पटापेक्ष करने की कोशिश करेंगे। उसके साथ ही देहरादून 16 तारीख को वो आएंगे और इस दिन
जो प्रदेश कार्यालय है यहाँ पर उनकी महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के जो महामंत्री हैं उनकी, और साथ ही जो मुख्यमंत्री हैं उनकी यहाँ पर बैठक होगी। तो इस बैठक में जो आगामी जो रणनीतियां हैं प्रदेश की, चाहे वो निकाय चुनाव को लेकर हो, चाहे वो 2024 को लेकर हो, इन तमाम चीजों को लेकर ये बैठक होगी और इसीलिए इस दौरे को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना। बिल्कुल बिल्कुल, आपने चूंकि दोनों चुनाव की बात करी है, जिसमें निकाय चुनाव भी शामिल है, लोकसभा, आगामी लोकसभा चुनाव भी शामिल है, लेकिन अगर हम तमाम लोकसभा सीटों के लिहाज से भी देखें तो सभी 5 सीटें इस समय भारतीय जनता पार्टी के ही पास है। और जाहिर सी बात है, चाहे वो अल्मोड़ा हो, गढ़वाल हो, हरिद्वार हो, उधम सिंह नगर हो, टिहरी गढ़वाल हो, मेरा सीधा सवाल आपसे यही है कि इस लिहाज से तो बीजेपी वहां पर बहुत मजबूत है। और जाहिर सी बात है, जो बात सीएम धामी हो या बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हो, जैसा कहते हैं कि अब हमें ट्रिपल इंजन की सरकार भी मिल चुकी है, क्योंकि हमने देखा था जिस तरह से चाहे वो हरिद्वार के नतीजे हो या फिर अन्य जिलों के नतीजे, वो बीजेपी के पक्ष में आए थे। इस लिहाज से क्या महत्वपूर्ण होगा, और जाहिर सी बात है एक नई टीम भी उन्हें मिलेगी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की। बिल्कुल, देखिए जो संगठनात्मक जिले जो बनाए हैं 5 अतिरिक्त प्रदेश में, उनके जिलाध्यक्ष जल्द बनाने की बात कही जा रही है प्रदेश महामंत्री द्वारा, और उम्मीद ये भी की जा रही है कि जब कैलाश विजयवर्गीय आए तो जो नए जो संगठनात्मक जिले हैं उनके जिला जो अध्यक्ष है उनको घोषित किया जाए। उसके अलावा जाहिर तौर पर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो 5 की 5 सीटें हैं वो लोकसभा सीटें इस वक्त बीजेपी के पास हैं, लेकिन राजनीति है, राजनीति में उठापटक चलती रहती है। हालांकि इस वक्त जो राजनीतिक, अगर हम गलियारे की बात करें तो राजनीतिक दृष्टि से अगर हम देखें तो बीजेपी का पक्ष निसंदेह, इसमें कोई दो राय नहीं कि मजबूत है, लेकिन हाँ फिर भी कोई भी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहेगी पार्टी, चाहे वो निकाय चुनाव हो, चाहे वो यहाँ पर आने वाले जो लोकसभा चुनाव हो। क्योंकि अगर हम बीते अगर पंचायत चुनाव जो हरिद्वार में संपन्न हुए उनकी हम बात करें तो भले ही वो एक जिले का चुनाव था, वहां पर पंचायत के चुनाव थे, लेकिन उन चुनाव को बहुत ही गंभीरता से लिया था, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री की भी साख का सवाल था, नाक का सवाल था, मुख्यमंत्री ने भी वहां पर डेरा डाला। उसके बाद संगठन ने बाकायदा वहां पर एक समिति का गठन किया, जिस समिति की देखरेख में चुनाव संपन्न हुआ। जो हरिद्वार के जो सांसद थे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, और पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने भी वहां पर डेरा डाला था। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस गंभीरता से चुनाव लड़ा था बीजेपी ने, उस गंभीरता को देखते हुए आगे के जो चुनाव हैं, आगे की जो रणनीतियां हैं, उनको भी बहुत ज्यादा मजबूती स्तर पर, धरातल पर उतरेंगे। और इसीलिए कैलाश विजयवर्गीय उत्तराखंड एक बार फिर से आ रहे हैं, और इसीलिए इस दौरे को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक और हम खबर पे आपका रुख करेंगे, और ये बड़ी खबर भी देहरादून से मिल रही है। केदारनाथ रोपवे को मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की बैठक में ये हरी झंडी दी गई है। सोनप्रयाग से केदारनाथ के लिए तकरीबन 13 किलोमीटर लंबा रोपवे बनना है, और आपको बता दें रोपवे के बनने से 8 घंटे की पैदल दूरी 30 मिनट में की जा सकेगी। तो सोनप्रयाग से केदारनाथ के लिए तकरीबन 13 किलोमीटर का रोपवे बनना है। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है, और इसलिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। बहरहाल राज्य जो महत्वपूर्ण बैठक हुई वन्य जीव बोर्ड की, उसमें इसे हरी झंडी मिल गई है, यानी कि इसके रास्ते पूरी तरह से खुल गए हैं। और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कैलाश, ये प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट तो है ही, और हम समय समय पर देखते हैं सीएम धामी भी, चाहे वो 4 धाम के विकास कार्य हो या फिर अन्य जगहों के विकास कार्य, बहुत संजीदा नजर आते हैं पूरे काम के लिए। बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर ये प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है केदारपुरी, और इसको लेकर समय समय पर वो उत्तराखंड आते भी हैं। उत्तराखंड जब नहीं आ पाते तो वो वर्चुअल जुड़ते हैं, बैठकों में वर्चुअल देखते हैं कि किस तरीके से निर्माण हो रहा है। और अभी दिवाली से पहले 21 तारीख को उनका एक संभावित दौरा है, हालांकि अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि उत्तराखंड वो आएंगे, लेकिन संभवतः माना जा रहा है कि केदारपुरी वो आएंगे। उसके बाद बद्री धाम के दर्शन करेंगे, माणा में वो एक सभा को संबोधित कर सकते हैं। तो और जिस तरीके से अब सोनप्रयाग से लेकर केदारपुरी तक एक रोपवे का निर्माण हो रहा है, 13 किलोमीटर का ये रोपवे होगा, और 13 किलोमीटर के जो ये सफर होता था,
इस सफर को पार करने में जो श्रद्धालु थे, जो पर्यटक थे, उनको 8 घंटे का वक्त लगता था। लेकिन ये रोपवे अगर बनता है तो 8 घंटे की जगह महज 30 मिनट लगेंगे, यानी आधा घंटे में ये दूरी रोपवे के माध्यम से तय हो पाएगी, जिससे कहीं ना कहीं पर्यटकों का इजाफा यहाँ पर होगा, श्रद्धालुओं का इजाफा यहाँ पर होगा, और खासतौर पर उन श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर मुफीद होगा जो श्रद्धालु पैदल नहीं चल पाते, जिन श्रद्धालुओं का दम फूल जाता है, जिनको श्वास की दिक्कत होती है। तो खासतौर पर जो बुजुर्ग दंपत्ति होते हैं उनके लिए इसका सफर बहुत ज्यादा आसान होगा। इसके सर्वे की जहां तक बात करें विवेक, सर्वे हो चुका है, बस इंतजार था वन विभाग से हरी झंडी का। तो राष्ट्रीय जो वन जीव बोर्ड की जो बैठक दिल्ली में आयोजित हुई थी, उस बोर्ड की तरफ से अब हरी झंडी मिल चुकी है, यानी वन जो आ रहे थे, वन जो क्षेत्र आ रहा था इस निर्माण कार्य को लेकर, उसके द्वारा हरी झंडी मिल चुकी है। और अब जो भी एनओसीज यहाँ पर जो मिलनी बाकी हैं, वो एनओसीज जल्द एक दूसरे को हस्तांतरित यहाँ पर कर दी जाएंगी। और अब इस रोपवे का रास्ता साफ हो गया है, तो आने वाले समय में अब जो पर्यटक हैं, हेली सेवा तो वो ले ही रहे हैं, पैदल मार्ग से भी वो जा रहे हैं, अब रोपवे से भी केदार बाबा के दर्शन किए जा सकते हैं। मैं एक अंतिम सवाल जरूर आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि हमने चारधाम यात्रा में आई उन परेशानियों को भी देखा था, चाहे वो केरल से श्रद्धालु आए हों। बड़ी बात ये थी, ये भी हमारे दर्शकों को बताइएगा कैलाश, कि जो ज्यादा उम्र दराज जो श्रद्धालु हों वो हों, या फिर ऐसे भी लोग थे जिनका बीपी हाई हुआ था, हार्ट अटैक से बहुत लोगों की मौत हो गई थी, तो उस लिहाज से भी ये कितना सुगम होगा? क्योंकि ओवरऑल जाहिर सी बात है ये जनता के ही फायदे के लिए और जनता की परेशानियों के निदान के लिए किया जा रहा है, तो इस लाइन को जरूर डिफाइन कीजिए। बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जो कई लोग आते हैं, कई लोगों का मेडिकल चेकअप नहीं होता, और उनको जब श्वास की दिक्कत आती है, क्योंकि बहुत हायर एल्टीट्यूड है केदारनाथ में, तो कई लोगों की मौत भी हुई थी। और ये जो बीता या जो सीजन गया है, यात्रा सीजन, इस सीजन में इन खबरों को हमने बहुत ही प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद सरकार ने हमारी खबरों का संज्ञान भी लिया है। कई जगह प्रशिक्षण केंद्र भी खुले हैं। और हाँ, ये जो रोपवे का जब निर्माण पूरा हो जाएगा, तो जाहिर तौर पर जो आने वाले जो श्रद्धालु होंगे, जिनका मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया है विवेक, कि जो बुजुर्ग खासतौर पर होंगे, जिनको श्वास की दिक्कत होगी, उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। वो लोग आसानी से केदारनाथ के दर्शन कर पाएंगे। लेकिन हाँ, जहां तक सवाल प्रिकॉशंस का है, प्रिकॉशंस फिर भी बरतने की जरूरत लोगों को होगी। और हम तो अपील भी करते हैं कि जब रोपवे का निर्माण हो जाए तो भी लोग प्रिकॉशन जरूर बरतें, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, पहाड़ों में ऑक्सीजन कम होती है, तो जाहिर तौर पर वो तैयारियां करके आए। और उसके अलावा एक चीज और मैं आपको जानकारी दे दूं कि रोपवे में भी हालांकि सब लोग सफर कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए भी मेडिकल प्रशिक्षण होगा, कि जिन लोगों की अगर तबीयत ज्यादा खराब होगी तो पहले उन लोगों को मेडिकल प्रशिक्षण से गुजरना होगा, उसके बाद ही रोपवे में वो लोग अपना सफर कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम विषयों पर जनता तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो अहम विकास कार्यों को लेकर भी कार्य हो रहे हैं, और साथ ही साथ पूरी कोशिश यही की जा रही है कि चारधाम यात्रा में जो श्रद्धालु आते हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो जो बीते दिनों आती थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में बड़ी संख्या में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों, इनके साथ ही साथ विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों से भेंट कर उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने सभी की समस्याओं से अवगत होते हुए संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान कहा कि जन समस्याओं का समाधान अधिकारियों की जिम्मेदारी भी है। जनपद स्तर पर स्थानीय लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके, इसके लिए जिला अधिकारियों को प्रतिमाह अपने अपने जनपदों के दूरस्थ क्षेत्रों में बहुउद्देशीय शिविरों के आयोजन की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने और बीडीसी की बैठकों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही साथ सभी अधिकारियों को सोमवार को जनता से मिलने का समय निर्धारित कर अनिवार्य रूप से जन समस्याओं के निराकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आम जनता को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से देहरादून न आना पड़े, इसके लिए जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि जनपदों की समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही हो जाए। वहीं उत्तराखंड में भी करवा चौथ का ये पर्व धूमधाम से मनाया गया। त्योहार को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रेम और अखंड सौभाग्य के महापर्व करवा चौथ पर
प्रदेश में अनेक माताओं और बहनों ने अपने पतियों की दीर्घायु, आरोग्यपूर्ण और समृद्ध जीवन के लिए निर्जला व्रत रखा। त्याग और समर्पण की प्रतिमूर्ति मातृशक्ति को सादर नमन। ईश्वर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने की प्रार्थना भी की। तो करवा चौथ का ये विशेष पर्व था और सीएम धामी ने भी अपनी धर्मपत्नी को जल पिलवाकर इस व्रत को तुड़वाया। जैसे कि परंपरा है इस व्रत को लेकर कि पति अपनी पत्नी को जल पिलवाकर ही इस व्रत को तुड़वाते हैं और पत्नी घरने में चांद की प्रतिमूर्ति कह लीजिए या प्रतिरूप में अपने पति को देखती हैं। तो ये इस विशेष त्योहार का विशेष महत्व है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईएसबीटी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ कई अधिकारी मौजूद रहे। सीएम धामी ने यात्रियों से चर्चा की और बुजुर्गों के साथ चाय का आनंद भी लिया। बसों की स्थिति का जायजा लेते हुए साफ सफाई को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हालांकि सीएम को अचानक देखकर आईएसबीटी अधिकारियों में हड़कंप जरूर मच गया। मैंने स्वयं यहाँ पर आकर पानी भी देखा है, यहाँ की कैंटीन की व्यवस्था को भी देखा है, यहाँ के शौचालय को भी देखा है, यहाँ के स्टैंड को भी देखा है, पार्किंग इत्यादि सभी व्यवस्थाओं को देखा है। यात्रियों से भी बात करी है क्योंकि जहाँ ये ठीक होना चाहिए वहीं अभी हमारा त्यौहार का भी सीजन है। त्यौहार के समय में आने जाने वाले लोगों को, हमारे यात्रियों को, श्रद्धालुओं को परेशानियों का कोई सामना न करना पड़े, किसी प्रकार की उनको परेशानी न हो, इसलिए मैंने स्वयं आकर सभी से बात भी की है, देखा है। प्रदेश के परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने विभागीय अधिकारियों की एक बैठक ली जिसमें विभाग के कामों की समीक्षा की गई। इस बैठक में मंत्री ने कहा कि बीते 6 सालों में परिवहन निगम से राज्य की लगभग 35% आय बढ़ी है। प्रदेश भर में 21 आरआई ऑफिस संचालित हैं जो प्रदेश की परिवहन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। प्रदेश के 6 बड़े शहरों में फिटनेस सेंटर खोले गए हैं। साथ ही 4 नए फिटनेस सेंटर खोलने के लिए भारत सरकार से मंजूरी ली जा रही है जिससे सुदूर क्षेत्रों में बसे गांवों को भी इसकी सुविधा मिले। परिवहन विभाग में समीक्षा बैठक की है। विगत 6 वर्षों में हमने लगभग 35% आय परिवहन विभाग ने बढ़ाई है। अभी चंपावत में हमने आरआई ऑफिस खोला है। इस सहित हमारे कम से कम 21 आरआई ऑफिस हमारे प्रदेश में संचालित हो रहे हैं। हमारे पास 6 बड़े टाउन हैं। 6 बड़े टाउन में हमने फिटनेस सेंटर खोले हैं और हम 4 नए फिटनेस सेंटर भारत सरकार से स्वीकृत करा रहे हैं जिनमें 2 में स्वीकृति आ गई है और 2 में स्वीकृति अपेक्षाकृत हमारे पास है। देहरादून में अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने राज्य स्तरीय बैंकर समिति की एक बैठक की। उन्होंने सभी बैंकों को निर्देश दिए कि सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदान किए जाने वाले ऋण आवेदनों का त्वरित निराकरण किया जाए। आनंद वर्धन ने बताया कि पर्वतीय राज्य होने के कारण उत्तराखंड के दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोग आजीविका बढ़ाने के लिए सरकारी ऋण योजनाओं पर निर्भर हैं। अपर मुख्य सचिव ने बैंकों को निर्देश दिए कि महिला स्व सहायता समूहों और ग्रामीणों को स्वरोजगार की ऋण योजनाओं से प्राथमिकता के आधार पर जोड़ा जाए। बाजपुर में किसानों ने चीनी मिल में पेराई सत्र जल्द शुरू करने की मांग की है। किसानों ने मिल के जीएम के साथ गेस्ट हाउस में बैठक की। इस बैठक में किसानों ने सुविधाएं उपलब्ध कराने, समय से भुगतान कराने और चीनी मिल को सही तरीके से चलाने की मांग की, जिसके बाद किसानों ने चीनी मिल के जीएम के साथ चीनी मिल का निरीक्षण भी किया। किसानों को
गन्ना काट के गेहूं की बुआई करनी हो या आगे की फसलों की बुआई करनी हो, उसमें कोई उनको असुविधा ना होने पाए। साथ ही साथ चाहे वो पर्चियों का आवंटन हो या किसानों के लिए सुविधाएं हो, उनके लिए शौचालय हो, उनके बैठने की व्यवस्था हो, उनके पानी की व्यवस्था हो, ये सारी व्यवस्थाएं समय से पूरी कर ली जाएं। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी का काफ़ी इस पर जोर है कि किसानों को सब सुख सुविधाएं दी जाएं। और हमारा प्रयास है कि माह नवंबर में जब भी हमारा अभी बारिश की वजह से हम थोड़ा विलम्ब हो गया हमारा, आने वाले समय में जल्दी हम इसको कार्य पूरा कर लेंगे और नवंबर माह में जो है मिल का संचालन प्रारंभ हो जाएगा। देहरादून में साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों पर मुख्य कोषाधिकारी बीएन पांडे ने बताया कि पेंशनरों को साल में एक बार लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है। वहीं साइबर ठगी करने वाले उन लोगों को आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं और उनका डेटा फोन के जरिए मांग लेते हैं। उन्होंने कहा कि कोषागार द्वारा किसी से भी कोई जानकारी मांगी नहीं जाती है। उन्होंने सभी पेंशनरों को आगाह किया है कि पेंशन से संबंधित किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा जानकारी मांगने पर सावधान रहें। हमारे कोषागार के जो पेंशनर होते हैं उनको एक साल वर्ष में एक बार जो है लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करना होता है। तो कुछ साइबर क्राइम वाले उनको जो है अपने नंबरों से फ़ोन करके उनसे उनका पर्सनल डाटा मांग करके उनसे ठगी का शिकार उन लोगों को बना रहे हैं। लेकिन इस प्रकार में कोषागार के द्वारा कोई भी उनको फ़ोन नहीं किया जाता, ना उनसे कोई स्पेशल ना उनका पर्सनल डाटा मांगा जाता है। तो हमारा सभी से अनुरोध है कि अपना डाटा करके इस प्रकार का कॉल उनको आए तो अपना डाटा शेयर न करें और वो कोषागार से संपर्क करें। और देवभूमि लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।